वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा, अप्रैल का जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है हमारी विजन आईएएस की, वो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसके हमने 2 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें हमने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर किया है। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज हम इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमी से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में से रिलेटेड, जो हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं, हर साल हम देखते ही रहते हैं। तो आज का जो सेशन है इसको हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और स्टार्ट करते हैं इसीलिए इकोनॉमी का सेशन। इकोनॉमी में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी 2023 चल रही है। इस साल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ चुकी है। कौन लेकर आता है भाई ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको लेकर आते हैं हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को ला चुके हैं। अच्छा भाई, तो नोटिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसको नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस एक्ट के अंडर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है? तो ये हमारा जो सेक्शन 5 है, फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? तो ये बेस्ड होती है कि टाइम टेस्टेड जो स्कीम्स हमारी हैं वो कंटिन्यू रहें। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस, हमें रेस्पॉन्सिव रहना है ट्रेड के प्रति। ठीक है, ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। ट्रस्ट और पार्टनरशिप जो है एक्सपोर्टर्स के साथ में वो बनाए रखना है। पिछली हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी दैट वाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20, लेकिन ये जो है 20 में ख़त्म हो जानी थी और नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आनी थी। पर हम सबको पता है कि ये वो टाइम था जब कोविड का टाइम था, कोविड-19 आ चुका था, इसीलिए सारे काम जो हैं वो देर में हो रहे थे, सारे काम जो हैं वो डिले करने पड़े और इसीलिए हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी लेट हो गई और अब आई है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया जो है वो हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में पहुंच चुका था। हमारी जो मर्केंटाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थे उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2022-23 में 760 बिलियन यूएस डॉलर तक का हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो रहेगा। अच्छा, ये पॉलिसी क्यों आई है, इसकी क्या नीड है, ये जानते हैं। क्लियरली डिमार्केटेड एफटीपी हमें ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। देश दुनिया में क्या हो सके कि जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो हमसे और ज़्यादा सामान को ख़रीदें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। पोटेंशियल एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई करें और बेनिफिशियल इंटीग्रेशन हो सके हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। तो कौन क्या करेगा, कौन सा सामान कैसे बिकेगा, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, किस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कौन सा सामान हम बेच सकते हैं, कौन सा नहीं बेच सकते, ये सारे काम जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इस पॉलिसी में होती हैं मेंशन्ड। अच्छा, इंडिया की ट्रेड प्रोफाइल अगर हम देखते हैं 2022-23 की, तो हमारे एक्सपोर्ट्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि 760 बिलियन तक हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है इसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 760 बिलियन तक के जाएंगे। अच्छा, पिछली साल की बात करें तो 2022 में अगर हम देखते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं? 676। ठीक है, 676 बिलियन के हमारे 676 जो बिलियन है वो डॉलर की टर्म्स में है, इतना क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा, ट्रेड बैलेंस देखें तो ओवरऑल अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो हमें देखने को मिल जाती है कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें था 83.53 और अब अगर हम देखते हैं 22-23 का तो है 122। तो मतलब ये जो डेफिसिट है ये बड़ा है। इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट क्या है कि $2 ट्रिलियन जो है वो इतने हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे 2030 तक। क्या क्या हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, केमिकल्स एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ओके, और अगर हम बात करें तो इंपोर्ट हम क्या करते हैं? तो इंपोर्ट सोर्स क्या है हमारी, सबसे ज़्यादा हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसके बाद यूएई से, यूएसए से और रशिया से। अच्छा, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है? तो यूएसए, देन यूएई,
नीदरलैंड्स एंड चाइना। ओके, 4 पिलर्स हैं हमारी जो पॉलिसी आई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके 4 पिलर्स हैं। क्या क्या पिलर्स हैं कि हम क्या करेंगे, अब टैक्स रिमिशंस देंगे, पहले इंसेंटिव्स देते थे अब टैक्स रिमिशन देंगे, ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन देंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ऑटोमेशन किया जाएगा और कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी री इंजीनियरिंग करने की। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हम करेंगे कोलैबोरेशन के जरिए, एक्सपोर्टर्स हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबको कोलैबोरेशन में लेकर आएंगे। फोकस करेंगे इमर्जिंग एरियाज़ पे, जैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हब भी बनाएंगे। ओके, इसी से रिलेटेड और जो हमारी न्यूज़ है वो पहली इसमें न्यूज़ है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ट्रेड फैसिलिटेशन क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, चलो जानते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब है कि जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस है उसको हम सिंपल कर दें, जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल कर दें, उसको मॉडर्न बनाएं और उसमें हार्मोनाइजेशन लेकर आएँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि कितना हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, कितना हार्मोनाइजेशन किया है, कितना मॉडर्न किया है ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस है, उसको मेज़र करने के लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों ही काम को करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल कमिटी बनाई है ट्रेड फैसिलिटेशन पे, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन है WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का, उसको हम देखेंगे। अब WTO का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है ये 2017 में आया, जो कि रेड टेप का जो इश्यू है इसको सॉल्व करता है। ठीक है, फिर है इनिशिएटिव्स बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड जो है इनके DG ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये फैसिलिटेटर हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के, कई सारे इन्होंने काम किए, जैसे कि निर्यात बंधु लेकर आए हैं, जिसमें हम जो नए और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं उनको मेंटोर करते हैं किस तरीके से आप भाई एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना सामान। EIEC जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इसको इशू किया जाता है। 10 कैरेक्टर का ये नंबर होता है, इतना आपको याद रखना है। तो अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी करते हैं तो आपको ये कोड लेना ज़रूरी है। ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये ऑनलाइन फैसिलिटी हम लेकर आए हैं, जिसमें हम एक यूनिक नंबर को प्राप्त करते हैं जो कि बताता है कि जो आपके गुड सर्विसेज है वो कहाँ से उसका ओरिजिन है। ऑनलाइन फैसिलिटी लेकर आए हैं जिससे कि हम क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए फाइल भी कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं जिससे कि कस्टम्स पर ही ट्रेड फैसिलिटेशन हो सके, जैसे कि 24/7 कस्टम क्लियरेंस होगा, कहाँ पर 20 सी पोर्ट्स और 17 एयरपोर्ट्स पर मिल जाएगा। सिंगल विंडो हम लेकर आए हैं कस्टम्स के लिए। ई संचित लेकर आए हैं जो कि पेपरलेस क्लियरेंस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। फेसलेस ई असेसमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। तुरंत कस्टम एंड तुरंत सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं जिससे कि कस्टम क्लियरेंस जो है और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स का। कुछ टाउन्स है जिनको हमने सिलेक्ट किया है जो कि 750 करोड़ से भी ज़्यादा का गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा गुड्स जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। रैशनलाइजेशन कर दिया है कि जो स्टेटस होल्डर है सर्टिफिकेशन का उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका रैशनलाइजेशन हो चुका है। तो एक्सपोर्टर फर्म जो है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये जो फर्म ये एक्सपोर्टर है हमारी नहीं है, उसको हमने क्या किया, उसके लिए जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसको हमने अब रैशनलाइज कर दिया है। अच्छा, अब जो है हमारा TFA ट्रेड फैसिलिटेशन जो है हमारा, इसके लिए 4 पिलर्स है। क्या क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, टेक्नोलॉजी और अच्छे से इम्प्रूव करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना है और सिंप्लीफिकेशन करना है जो प्रोसीजर हैं उसके। अच्छा, ये जो स्कीम्स हम लेकर आए हैं ट्रेड फैसिलिटेशन से रिगार्डिंग, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, क्रेडिबिलिटी हमारी जो है उसको रिकॉग्निशन मिलेगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, ठीक है, और हमें रहेगा कि हाँ ये जो यूनिट है ये अच्छा एक्सपोर्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मार्केट एक्सेस मिल जाएगी, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स भी हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, तो कॉमन सर्विसेज जो है वो सबके लिए अवेलेबल होंगी। अब ये इनिशिएटिव जो है इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन का, ग्रेटर लेवल ऑफ अवेयरनेस हम जनरेट कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट्स का जो कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग भी अच्छे से अच्छे हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स व FTP 2023। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है इसने एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, चलो जानते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब पहले बताओ, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब होता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं जिससे कि हमारी जो एक्सपोर्ट एक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा
हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं। जिसमें पहला इनिशिएटिव है हमारा डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है उसको हम इस तरीके से डेवलप करवा रहे हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होने के लायक भी बन सके, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटरीच प्रोग्राम चलाए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, डिज़ाइन है, मार्केटिंग है, उन पर फोकस किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फोकस करेंगे कि हमें लॉजिस्टिक्स को डेवलप करना है, टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स के लिए कनेक्टिविटी भी मेंटेन करके रखेंगी। ऑनगोइंग सर्विसेज है उनको हम कन्वर्ज कर देंगे, सबको एक साथ इकट्ठा करके एक स्कीम में ले आएंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इम्पोर्ट हैं कैपिटल गुड्स के, ऐसे कैपिटल गुड्स को हम इम्पोर्ट करेंगे जिनसे हम क्या कर सके, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सके और वो जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उसको हम फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें कोई मशीन लेकर आनी है तो वो इस स्कीम के अंडर हम ले आएंगे किसी दूसरे देश से, इस स्कीम के अंडर हम कोई मशीन भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी तो गुड्स ज़्यादा बनाएंगे, गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लेकर आए हैं। यहाँ पर जो भी कैपिटल गुड्स का हम इंपोर्ट करते हैं वो 0 कस्टम ड्यूटी पर करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, मर्चेंट्स, एक्सपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स सभी लोग इसमें क्या है, कवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स हैं इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, तो ऐसे यूनिट्स जो कि अपना अंटायर मतलब जितना भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस किया वो सब की सब एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं वो सारे की सारे जो यूनिट्स है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स के अंडर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम हो सकती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम हो सकती है। ये वो स्कीम्स है जिनके अंडर ये जो यूनिट्स है वो सेट हुए हों। ठीक है, ट्रेडिंग यूनिट्स हैं वो इसमें कवर नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सपोर्ट है हमारा वो प्रमोट हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो बढ़ से और ज़्यादा बढ़ जाए। डीम्ड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है भाई, डीम्ड एक्सपोर्ट्स की क्या होते हैं ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स जो है वो हमारे सप्लाई जो हम गुड्स कर रहे हैं वो कंट्री के बाहर नहीं जाते, लेकिन उन गुड्स का पेमेंट जो है जो हमने सप्लाई किया है वो हो सकता है इंडियन रुपी में मिले या फॉरेन एक्सचेंज में मिले। मतलब क्या, हमने गुड्स प्रोड्यूस किए, उनकी सप्लाई की, लेकिन वो सप्लाई इंडिया से बाहर नहीं जा रही है, हमारी कंट्री से बाहर नहीं जा रही है, लेकिन जो उसका पेमेंट है वो हो सकता है इंडियन रुपी में हो या फिर हो सकता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में भी मिल जाए। ठीक है, अच्छा, और इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें जो कि हमारी FTP 2023 के अंडर आए हैं तो है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। कमिटी बनाई गई है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स पे, जो कि हमारी रीजनल अथॉरिटीज़ जो हैं DGFT की वो ये जो कमिटी है इसको बनाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि जितने क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं या फिर ट्रेड रिलेटेड कंप्लेंट्स है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना, उनमें इंक्वायरी करना, वो काम करेगा ये कमिटी। ठीक है, और जो भी ग्रीवांसेस होंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा 3 महीने के अंदर। मतलब क्या कि जो भी अगर कोई भी ग्रीवांस किसी कोई परेशानी है उसका समाधान 3 महीनों के अंदर इनको करके देना है। ठीक है, अच्छा, कवरेज क्या है, तो कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा इंडियन एंटिटीज़ के बीच में वो इसमें कवर नहीं होंगी। जो भी डिस्प्यूट्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा फॉरेन एंटिटीज़ में वो भी यहाँ पर कवर नहीं होंगी। नेचर इनका कंसिलिएटरी है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को डिजिटल इकोनॉमी में प्रमोट करना है, इसके लिए निर्यात बंधु स्कीम भी लेकर आए हैं जिसमें हम जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी कंट्री के पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स, उनको हम गाइड करते हुए नज़र आते हैं। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स बनाए गए हैं जो कि सेंटर है कि फेवरेबल बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ हमारी एक्सपोर्ट के लिए प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। प्रमोशन किया जाएगा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का थ्रू पोस्टल रूट्स, इसके लिए डाकघर निर्यात केंद्र भी बनाए गए हैं। ड्यूटी एग्जेम्पशन और रिमिशन स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पर एडवांस अथोराइजेशन किया गया है। अगर एडवांस अथोराइजेशन के अंडर इम्पोर्ट होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी से, एडिशनल कस्टम ड्यूटी से, एजुकेशन सेस से, एंटी डंपिंग ड्यूटी से और बहुत सारी ड्यूटीज़ जो लगती
करती हैं उनसे ये एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन, यहाँ पर एग्जेम्प्ट होगा अगर पेमेंट जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी से इनको छुटकारा मिल जाएगा, उसका पेमेंट इनको नहीं करना पड़ेगा। फिर है रोडटेप, ये जो है रोडटेप ये काफ़ी फेमस स्कीम है। इसमें क्या है कि आपको कोई भी एक्सपोर्ट करना है, भाई एक्सपोर्ट करना है तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है एक्सपोर्ट करने से पहले, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करना है, अलग अलग जगह पर टैक्स देने हैं, कहीं पर कोई ड्यूटी देनी, कहीं पर कस्टम ड्यूटी दी, कहीं पर कोई सी ड्यूटी दी, तो वो सारा जो पैसा हमने पे किया है ना एक्सपोर्ट करने के लिए वो सब हमें वापस मिल जाता है, उसका रिमिशन हो जाता है। ये स्कीम ये बात कहती है। इसको नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ने, ठीक है, और एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। नेक्स्ट है स्कोमेट, तो स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या है डुअल यूज आइटम्स का रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स जो कि जिनका डुअल यूज़ हो सकता है, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स जो है जैसे कि सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी कुछ है, तो उन सब का रेगुलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये जो है प्रोहिबिट कर सकता है या फिर परमिट कर सकता है अथोराइजेशन किसी भी चीज़ को, कोई भी जो हमारा आइटम है उसको। फिर है इंडिया का नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में जो है उसको हम बोलते हैं स्कोमेट लिस्ट, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि रेगुलेट किया जाता है स्कोमेट आइटम्स जो होते हैं ना, जो आइटम्स इस लिस्ट में होते हैं उनको हम रेगुलेट करते हैं अंडर दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और ऐसे गुड्स जो यहाँ पर स्कोमेट लिस्ट में होते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आउटरीच प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज किया जाएगा DGFT के द्वारा, जिसमें हम क्या करेंगे स्कोमेट आइटम्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका ट्रेड, उनका एक्सपोर्ट, उनका इंपोर्ट, इन सब से रिलेटेड जो रेगुलेशन है वो हम देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ डी डॉलराइजेशन, ठीक है। डी डॉलराइजेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो जानते हैं आखिर ये क्या होता है और क्यों है चर्चा में। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ब्रिक्स है मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नेशंस, ये क्या कर रहे हैं नई करेंसी बना रहे हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। ब्रिक्स करेंसी जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में यूज़ होगी। रिसेंट टाइम में ब्रिक्स जो है एक इंस्टीट्यूशन के तरीके से इमर्ज हो रहा है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डोमिनेशन है इकोनॉमिक स्फीयर में उसको फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और मलेशिया ने एग्री किया है कि वो इंडियन रुपीज़ में अपना ट्रेड जो है उसका सेटलमेंट किया करेंगे, और ये जो सारे स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं ना, इनको अगर हम ध्यान दें तो इनसे हमें पता चल रहा है कि अब जो काम हो रहा है ये डी डॉलराइजेशन की तरफ हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम डी डॉलराइजेशन की तरफ हो रहा है, बट ये डी डॉलराइजेशन क्या होता है पहले तो यही समझा दो, यही नहीं पता तो आगे कैसे समझ में आएगा। अच्छा जी, तो डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कंट्रीज जो है वो US डॉलर जो है जिस पर बहुत ज़्यादा हम रिलाई करते हैं अभी, उस पर अपनी रिलायंस को कम कर देते हैं, हम डॉलर की जगह और जो करेंसीज है उनका यूज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम एक्सचेंज के लिए या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर रिजर्व करेंसी, इन तीनों ही जो फंक्शन हमारे डॉलर के हैं इसका काम जो है वो हम किसी और करेंसी पर दे देते हैं, US डॉलर का यहाँ पर यूज़ कम कर देते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो US का इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत डोमिनेंस है उसको हम कम करना चाहते हैं। जो डॉलर का स्टेटस है वो इसलिए बढ़ गया जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी डेवलपमेंट मार्केट करेंसीज़ को कम्पीट करने से ही रोक दिया था डॉलर के अगेंस्ट में। तो डॉलर जो है डॉलर की मोनोपोली बन गई और डॉलर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला गया। रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज़ हैं जो कि डी डॉलराइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डी डॉलराइजेशन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ग्लोबल करेंसी जो है वो कैसी करेंसी होती है, कौन सी करेंसी है, कोई करेंसी ग्लोबल करेंसी कब बन पाएगी, जब वो ओपन इकोनॉमी में होगी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी उसकी होगी और वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी में है, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस कंट्री की जहाँ की वो करेंसी है, और सब हर कोई उस करेंसी को एक्सेप्ट कर सके और उस पर ट्रस्ट कर सके। अब क्या रीज़न है, क्या नीड है हमारी जिसकी वजह से हमें डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, तो ट्रेड का वेपनाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से ज़रूरत है कि डी डॉलराइजेशन कर देना चाहिए। जैसे कि सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, जैसे हमने देखा ईरान पर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, स्विफ्ट से हटा दिया जाता है, जैसे हमने अभी देखा जो स्विफ्ट सिस्टम है इससे रशिया को हटा दिया था जब वॉर हुआ था उसका यूक्रेन से। तो ये जो है अब क्या हो रहा है, इकोनॉमी को हम वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि डी डॉलराइजेशन हो जाए।
यूएस इन सेक्शंस का यूज़ करता है कॉस्ट फ्री वे में, जिससे कि वो दूसरी कंट्रीज से बिना किसी ट्रूप के भी लड़ पाए, इकोनॉमिक वॉर वो कर लेता है। ठीक है, उसके पास में एबिलिटी है कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन या पूरे नेशन को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर पाता है, कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस वो लगा देता है। तो ज़रूरी है कि हम डॉलर पर ही पूरी तरीके से निर्भर ना रहें और किसी करेंसी का भी यूज़ करें। नई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो एशिया में कई सारी इकोनॉमीज जो है वो राइज़ कर रही हैं, जैसे हमारी इंडियन रुपी है, युआन है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंसी बन जाती हैं, तो इनको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, मल्टी करेंसी, फॉरेन करेंसी जो है रिजर्व बनाने चाहिए, जिससे कि एक्सटर्नल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। लोकल करेंसीज को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर जो है वो बैलेंस कर सकें अपने रिस्क को। मैक्रो इकोनॉमी इफेक्ट मतलब क्या कि यूएस डॉलर जो है उसका डोमिनेंस अगर होता है तो इसका मतलब क्या है कि हम यूएस को परमिशन दे रहे हैं कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मैनिपुलेट कर पाए अपने बेनिफिट के लिए। तो हम किसी को यह क्यों देंगे, क्यों हम इतनी पावर दे रहे हैं, उस पावर को ख़त्म ही ना कर दें, बस यही करने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड हैं। डी डॉलराइजेशन करने के लिए बायलैटरल एफर्ट्स मतलब दो कंट्री से मिलकर एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि रशिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया मार्च 22 में। इन्होंने कहा कि जो अनफ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल कर सकते हैं, रूबल के अलावा भी। ठीक है, अनफ्रेंडली कंट्रीज़ है वो रूबल कि वो क्या कर सकते हैं कि रूबल के अलावा किसी और करेंसी में जो है अब नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल नहीं कर सकते। ये रशिया ने कहा था। रशिया, क्योंकि जब रशिया ने अभी वॉर हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रशिया के अगेंस्ट में हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल गैस हमसे ही ले रहे हो और जब सेटलमेंट करने की बात आ रही तो आप डॉलर में कर रहे हो, नहीं आप हमारे अगेंस्ट में हो तो ऐसा करो सिर्फ रूबल में ही आप सेटलमेंट करोगे, ऐसा रशिया ने कहा। चाइना ने अपनी रेनमिनबी ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं वो हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप में इस्टेब्लिश कर लिए हैं। रशिया और चाइना पेमेंट सिस्टम जो है वो बनाया गया जिससे कि स्विफ्ट जो है उसको हम बाईपास कर पाए, क्योंकि रशिया जो है उसको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, ये तो दो कंट्रीज़ की बात हो गई। मल्टीलेटरल एफर्ट्स भी हुए हैं, कई सारी कंट्रीज ने मिलकर भी कुछ एफर्ट्स किए हैं। जैसे 2021 की बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रपोजल को सबमिट किया था, कहाँ पर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, जिससे कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स हैं उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएँ डिजिटल करेंसी यूएन के जरिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो है ये प्रमोट करता है कि इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड हो लोकल करेंसीज का यूज़ करते हुए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक टारगेट टू सिस्टम है जो कि इनेबल करता है यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ को कि वो क्या करें, ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से वो यूरोज़ में करें। इंडिया ने कुछ एफर्ट्स किए हैं क्या? हाँ जी, हमने भी कई सारे एफर्ट्स किए हैं, जैसे कि डिमांड जो है रुपये की वो बढ़ रही है, कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में बूम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो रुपये की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। चलो अब कुछ चीज़ें पहले जानते हैं, जैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये यूएस जो है उसका डोमिनेंस बढ़ता हुआ जा रहा है और जिसको रोकने के लिए ही अब हम डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उसका 60% जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास में 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो यूएस डॉलर में ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसका डोमिनेंस बढ़ गया। दूसरा, यूएस डॉलर जो है उसको माना जाता है कि सेफ हेवन एसेट है, मतलब जो इसमें कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है ऐसा माना जाता है, तो उस डॉलर की डोमिनेंस बढ़ गई। एक्सटेंसिव इंस्टॉल्ड बेस हैं डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजेक्शन्स के, मतलब जो ट्रांजेक्शन है ज़्यादा डॉलर्स में ही हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड की बात करें तो कोई भी दूसरी मॉनेटरी सिस्टम जो है वो इतना इक्विवेलेंट वैल्यूम नहीं देता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का जितना कि यूएस डॉलर देता है। फिर रेगुलेशंस इतने सारे नहीं है, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एसेट अवेलेबिलिटी भी है, कैपिटल कंट्रोल्स भी हैं, तो इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए अवेलेबल हो जाता है डॉलर, इसीलिए इसको प्रेफर किया जा रहा है। अब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो उसकी डोमिनेंस भी बढ़ गई है। इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं जिससे कि रुपी जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए, रुपी जो है इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होने लगे, इसके लिए हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग जो है वो रुपी में हो सकती है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जिसको हम मसाला बॉन्ड बोलते हैं वो 2014 से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जो कि अलाउ करते हैं कि इंडियन कंपनीज़ हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो हैं फॉरेनर्स के लिए इशू कर सकती हैं। ट्रेड सेटलमेंट भी रुपी में हो सकता है। जुलाई 2022 में आरबीआई
RBI ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इशू किया था जिसमें कहा गया कि रुपीज़ में आप सेटलमेंट कर सकते हो जितना भी ट्रेड है, कैसे, स्पेशल बोस्त्रो और नोस्त्रो जो अकाउंट्स होते थे उनके जरिए। करेंसी स्वैप्स 23 करेंसी स्वैप्स जो है वो एग्री हो पाए हैं अभी 2018 से अभी तक देखें, जिसमें UAE है, सार्क है और हमारा श्रीलंका है, इनके साथ में हमने करेंसी स्वैप्स किए हैं जिससे कि रुपये का इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ हो रहा है। दूसरे मेजर्स क्या हैं, तो डोमेस्टिक करेंसीज़ का हम और यूज़ देख रहे हैं कि रीजनल ट्रेड सेटलमेंट में कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनेबल कर रहे हैं कंडीशन जिससे कि डोमेस्टिक रुपी जो है उसका इंटरेस्ट रेट और करेंसी मार्केट जो है ऑफशोर रुपी मार्केट से हम कनेक्ट कर पाएँ, और परमिट कर रहे हैं प्राइमरी डीलर्स को जो मार्केट मेकर्स में की तरह काम करते हैं फॉरेक्स मार्केट में कि वो मार्केट लिक्विडिटी को इम्प्रूव करें। अच्छा, SDR और बोस्त्रो अकाउंट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SDR इससे क्वेश्चन आया था, चलो जानते हैं तो SDR क्या होता है। तो SDR एक इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व है, ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना है। IMF ने इसको क्रिएट किया है 1969 में, जो कि ऑपरेट करता है सप्लीमेंट के तरीके से एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व्स में, ठीक है। मेंबर कंट्रीज है वो SDR जो है उनका अपना SDR होता है IMF में। इसमें US डॉलर होता है, यूरो होता है, जापानीज येन होता है, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है बोस्त्रो अकाउंट। तो ये वो अकाउंट है जो कि डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड करती हैं फॉरेन बैंक्स में, जो किसी दूसरी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें क्या होता है कि वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी, जैसे मान लो कोई इंडियन बैंक है, वो रुपी वाला अकाउंट जो है किसी चाइनीज बैंक में खोलेगी, उसको बोस्त्रो अकाउंट बोलेंगे और वो रुपी डिनोमिनेटेड होगा। चैलेंजेस इन डी डॉलराइजेशन, तो अल्टरनेटिव करेंसी अवेलेबल ही नहीं है, डॉलर की जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है ही नहीं, तो हम कौन सी करेंसी सिलेक्ट करें जो कि डॉलर के अगेंस्ट में हम यूज़ कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरी करेंसी जो है वो इतनी क्रेडिबल नहीं है, ठीक है, जितना कि हमारा डॉलर है। फिर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इससे क्रिएट हो जाएगी इमर्जिंग मार्केट में, और वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी करेंसी एक्सचेंज रेट्स में। फिर कंपोजिशन क्या रहेगा ग्लोबल रिजर्व एसेट्स का, इसमें भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। फिर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी, रुपीज़ में डेप्रिशिएशन हो जाएगा, मनीज जो हमारी करेंसी है उनमें डेप्रिशिएशन हो जाएगा, तो ये सारा उथल पुथल हो जाएगी। रेजिस्टेंस, US और ब्रेटन वुड्स सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, डॉलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी करेंसी जो है वो इस डॉलर को फेस नहीं कर पा रही हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए इसका भी खतरा मंडरा रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस पर लिमिट लगा देती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी की। तो भैया ये गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी हम हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ें चाहे कोई करंट अफेयर पढ़े, हमेशा गिग इकोनॉमी आ जाती है, लेकिन समझ नहीं आता कि ये गिग इकोनॉमी क्या होती है। चलो, नहीं समझ आता कोई टेंशन नहीं है, आज समझ आएगा कि ये गिग इकोनॉमी क्या होती है। पहले यही जानते हैं कि गिग इकोनॉमी आखिर क्या होती है, एक गिग वर्कर क्या होता है। तो गिग इकोनॉमी क्या है, एक फ्री मार्केट सिस्टम होता है जहाँ पर क्या होता है टेम्पररी पोजिशन जो है वो कॉमन होती हैं। मतलब क्या है कि कोई पर्सन है, अभी इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई एक आपका समझ लो वेब डेवलपर है, ठीक है, वेब डेवलपर है, तो उसने क्या किया, अब एक कंपनी थी, उसने कहा कि मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, अब मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है, दो तीन समझ लो 4 कंपनीज हैं, इनको अपनी अपनी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वेब डेवलपर से कॉन्टैक्ट किया कि भाई ऐसा है, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है। इसने कहा ठीक है, मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा। तो क्या हुआ कि जब तक कि वो वेबसाइट इसकी बन नहीं जाती तब तक तो ये इसके लिए काम करेगा ना, ऐसे ही इसके साथ भी काम करेगा, इसको भी बनवानी है अपना कोई सॉफ्टवेयर, इसको भी अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, इस सब के लिए कोई ना कोई कंटेंट बनाकर दे रहा है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये इसका एम्प्लॉयर है या इसका एम्प्लॉय है? नहीं, ये इसका एम्प्लॉय नहीं है। इस वाली कंपनी का एम्प्लॉय है? नहीं। इसका है? नहीं। इसका है? नहीं। लेकिन क्या ये अपनी जो लिविंग है वो इससे अर्न कर रहा है इन 3-4 कंपनी से? हाँ जी, कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये वो इकोनॉमी होती है जब क्या हो रहा है कि कोई पर्सन है सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो काम करता है, और कोई भी फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला जो रिलेशन है वो उनका नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए वो काम करता है, जैसे वो काम ख़त्म होता है उस कंपनी से जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो लाइवलीहुड को अपने ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट से बाहर करते हैं काम। जैसे हमने देखा है कि वेब डेवलपर था, उसने क्या किया, वेबसाइट बनानी थी, बना दी, बात खत्म हो गई, वहाँ से पैसा लिया, दूसरी जगह काम किया, दूसरी जगह को वेबसाइट बना कर दे दी, वहाँ से पैसा
फ्रीलांसर या ऐसे इस तरीके से उनका काम चल रहा होता है। कोई एक परफेक्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन नहीं होता कि उनको भैया 9 to 5 जॉब करनी है, इतने टाइम तक जाना है, संडे को ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला काम उनका नहीं होता है। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर वो होते हैं जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह पर काम करते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो कैजुअल वर्कर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर। अब समझ में आया गिग इकोनॉमी क्या होती है? हाँ जी, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो गिग इकोनॉमी होती है, चलो समझ लिया, गिग वर्कर होते हैं, हाँ समझ लिया, प्लेटफॉर्म नॉन प्लेटफॉर्म समझ लिया, बट न्यूज़ में क्यों है भाई? तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि उनका पे स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। उन्होंने कहा नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अच्छा, प्रोटेस्ट जो है वो प्राइमरली डार्क स्टोर्स में हो रहा है। अब डार्क स्टोर क्या होते हैं? डार्क स्टोर होते हैं जो कि हमारी ब्रिक एंड मोटार लोकेशन होती है जिसको बंद कर दिया गया है और उसको हमने ऑपरेशंस करने के लिए जो है सेंटर के तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन थिएटर चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है, नहीं, बायोलॉजी में नहीं जाना है, डॉक्टर नहीं बनना है हमें, यहाँ पर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। मतलब कि कुछ जैसे कि अब हम बात करें तो अब एक यहाँ पर एक शॉप थी, ठीक है, शॉप थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने सारा काम अपना ऑनलाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका अकाउंटिंग हो जा रही है, यहाँ पर पैकेजिंग हो जा रही है अंदर, तो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। मतलब क्या कि अकाउंटिंग हो रही है और आपका पैकेजिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, जो भी आपका सामान है उसको चेक किया जा रहा है, इन्वेंट्री की तरह काम हो रहा है। तो ये पहले तो शॉप थी ना, लेकिन अब ये अलग काम के लिए यूज़ होने लगी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये डार्क स्टोर है। और यहीं पर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वर्कर और फर्म जो हैं गिग इकोनॉमी में उनके बीच में अभी जो है रिलेशन उनका अच्छा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, इससे ये शो हो रहा है। अच्छा, गिग इकोनॉमी इंडिया में क्या हाल है, चलो जानते हैं। तो इंडिया में बात करें तो 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। अभी इससे ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि ये जो 77 लाख वर्कर्स हैं गिग वर्कर्स, ये 2020 में थे, तो अभी तो ये और भी ज़्यादा नंबर बढ़ गया होगा। 56% न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया ने क्रिएट किया है गिग इकोनॉमी से, ठीक है। 90 मिलियन जॉब्स जो है वो गिग इकोनॉमी प्रोवाइड करती है इंडिया में। गिग वर्कफोर्स इंडिया में कितना है, तो रिटेल और ट्रेड सेल्स में सबसे ज़्यादा हमें गिग वर्कफोर्स दिख रही है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, फाइनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में और एजुकेशन में भी गिग वर्कफोर्स दिख रही है। गिग वर्कफोर्स की जॉब की बात करें तो मीडियम स्किल सबसे ज़्यादा जॉब पा रही हैं और उसके बाद में लो स्किल और उसके बाद में हाई स्किल जॉब्स हमें मिल जाती हैं। फिर रीजन क्या है कि क्यों ये गिग इकोनॉमी इतना बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है ये गिग इकोनॉमी इतना बढ़ रही है? तो सबके पास में इंटरनेट पहुंच चुका है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी है प्लेटफॉर्म्स के बीच में, वर्क अप्रोच बदल रही है और कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, ये गिग इकोनॉमी है ना, इसका कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, इसका बेनिफिट भी होता है। कैसे? इसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स के लिए भी होता है, वर्कर्स के लिए भी होता है और कंपनीज़ के लिए भी होता है। कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट होता है, तो पर्सनलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम रहती है और लगभग सारे ही काइंड के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑलमोस्ट कहीं पर भी किसी टाइम पर अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, वर्कर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इंडिपेंडेंस मिलती है और अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, वर्क लाइफ भी बैलेंस रहती है। कंपनीज़ क्या कर सकते हैं, उनके लिए कॉस्ट कम लगती है, उनको अलग अलग तरीके के वर्कर्स मिल जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी उनकी कम हो जाती है। लेकिन क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, इसके साथ भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है जिससे हमें पता चले कि कितना गिग वर्क है इंडिया में, कितने गिग वर्कर्स हैं, कोई रिलायबल डेटा नहीं है, बस अंदाजे से काम चल रहा है। पुअर सर्विस कंडीशंस है प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, वेजेस बहुत कम मिलती हैं, वेट एंड स्विच इंसेंटिव्स हैं, ओपेक कैलकुलेशन है, उनको कितनी पे मिल रही है, किस बेसिस पर कैलकुलेट करी गई है, कुछ नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट है बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनको कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ ऐसी टर्म्स डाल दी जाती हैं जिससे वो बाउंड हो जाते हैं और अपना काम उन्हें पूरा करना ही पड़ता है। वो कई सारे वर्क प्लेस जो है उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनको कई सारे एंटाइटल्समेंट नहीं मिलते, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको नहीं मिलता है। नेसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब ये क्योंकि गिग इकोनॉमी हमारे यहाँ पर नई है तो इसके लिए रेगुलेशंस भी अभी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है, रेगुलेशंस अभी नेसेंट स्टेट पर हैं। कुछ और चैलेंजेस की बात करें तो स्किल अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, जो इनकम अर्न करते हैं गिग वर्कर्स वो अनप्रिडिक्टेबल होती है और साथ ही साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन भी
हो सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमने बात की कि नेसेंट है, तो कितना नेसेंट है, कैसा है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चलो जानते हैं। तो कोड ऑन वेजेस 2019 हम लेकर आए, जिसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेज हम लेकर आए हैं कि भैया इतना, कम से कम इतना पैसा तो आपको देना ही देना है अपने वर्कर के लिए किसी भी सेक्टर में। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी से बताया कुछ सोशल सिक्योरिटी की जो भी प्रोटेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर्स के लिए। इसमें गिग, प्लेटफॉर्म, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को अटेम्प्ट किया गया है कि उनको डिफाइन हम कर सकें, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो इस्टेब्लिश करना होगा। एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी बनाया जाएगा जो कि इन स्कीम्स को ओवरव्यू करते रहेंगे। अच्छा, क्या हम कुछ कर नहीं सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं तो? नहीं, हम कर सकते हैं। प्रॉपर एस्टिमेशन करें गिग वर्कर्स आखिर कितने हैं, इसके लिए ई श्रम पोर्टल हम ऑलरेडी ला चुके हैं। फिर कैटेलाइज प्लेटफॉर्माइजेशन हम कर सकें, एक प्लेटफॉर्म इंडियन इनिशिएटिव लेकर आएँ जिससे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकें, हैंड होल्डिंग कर सकें, सपोर्ट दे सकें, इंसेंटिव दे सकें, स्किल डेवलपमेंट कर सकें इन वर्कर्स का। फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आएँ, इनको भी हम क्या करें, फॉर्मल जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें हम इन लोगों को भी ऐड कर पाएँ, स्किल डेवलपमेंट कर सकें। इसके लिए कई सारी इनिशिएटिव्स हमने देखे हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। फिर है इनहांसिंग सोशल इंक्लूजन हम बढ़ाएं, ठीक है। वीमेन लेड प्लेटफॉर्म्स जो है उनको और ज़्यादा इंकरेज करें कि वीमेन एम्प्लॉइज़ को वो रिक्रूट करें। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अलग अलग नेचर की सोशल सिक्योरिटी जब वो हमें उनको प्रोवाइड करनी है किसी भी हाल में। अच्छा, ई श्रम पोर्टल का नाम अभी आया था, तो चलो जानते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल क्या है। ये नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अब इसमें कौन कौन से वर्कर्स आएंगे, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग प्लेटफॉर्म के वर्कर भी ई श्रम पोर्टल में आएंगे, डोमेस्टिक वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, एग्रीकल्चर वर्कर है और दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप कॉमेडी नाम सुना है, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ये है स्टैंड अप इंडिया। अब ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड अप इंडिया का जो रोल है हमारे SC ST कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए, वीमेन को एम्पावर करने के लिए, उस रोल को दर्शाया है और 7 साल इस स्कीम के पूरे हो गए हैं, ये भी बताया है। अच्छा, इस स्कीम के बारे में चलो जानते हैं। तो ये स्कीम जो है 2016 में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है और ये 2025 तक काम करेगी। यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं अमंग दी SC ST ट्राइब्स और आपकी जो वीमेन है उनके बीच में हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है। फीचर्स क्या हैं, तो इसमें जितने भी ब्रांचेस हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की वो कवर होती हैं। 10 से 100 लाख रुपए तक का बैंक लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एक कम से कम SC ST वुमेन बोरोअर होनी चाहिए हर ब्रांच से, ठीक है। एप्लीकेंट जो है वो 10 लाख तक का वर्किंग कैपिटल भी ओवरड्राफ्ट के जरिए निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट नहीं करती फंड को लोन्स के लिए। ये जो है 3 पोटेंशियल वेज से एक्सेस होता है, ब्रांच से ले सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया पोर्टल से ले सकते हैं, फिर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी हम जाकर ये पैसा ले सकते हैं। अच्छा, इसके इकोसिस्टम की बात करें तो बैंक ब्रांच 1 2 3 4, ठीक है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, यहाँ पर हमारी जो कनेक्ट सेंटर है सिडबी है, नाबार्ड है और इससे फिर ये सारे लोग जो हैं पैसा ले सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल होता है, तो SC ST वुमेन जो हैं जो कि 18 साल से ज़्यादा की हों। लोन अवेलेबल है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वो सेट कर सकती हैं, जिसमें 51% जो शेयर है वो SC ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। बोरोअर्स किसी भी बैंक के साथ में डिफ़ॉल्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 बैंक से लोन ले रखा है और किसी को भी पे नहीं किया और आप यहाँ भी लोन लेने चले आए, नहीं, ऐसा नहीं करना है भैया। अच्छा, अचीवमेंट क्या है इस स्कीम का, तो लगभग 40 करोड़ रुपए तक जो रुपए हैं वो सेक्शन हो चुके हैं। 0.18 मिलियन बोरोअर्स को ये रुपए मिले हैं। 0.13 मिलियन बैंक ब्रांचेस कनेक्ट हो पाई हैं और 75% बोरोअर्स अभी इसमें वीमेन हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जैसे हमारे SC है ST है वीमेन है, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाता है इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, उनको भी फाइनेंस जो हमारी इंडिया फाइनेंस सेक्टर है उसका जो यूज़ करने को मिल जाएगा। गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी किया जाता है। अब कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, स्टैंड अप इंडिया है जिसको अभी हम पढ़ भी रहे हैं, फिर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, अटल इनोवेशन मिशन, एस्पायर, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स, रॉ मटेरियल असिस्टेंस स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम, ठीक है।
अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? क्या इस स्कीम में कोई चैलेंजेस हैं? तो हाँ जी, इसमें चैलेंजेस भी हैं। क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो हमारी लिमिटेड है, 1 करोड़ से ज़्यादा की हमें लोन नहीं मिल सकता, ठीक है। कई सारी पैरेलल स्किल डेवलपमेंट का कोई भी यहाँ पर स्कोप नहीं है। बैंक रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट रेट से कम है इस स्कीम में, लेकिन जो बैंक है वो कहती है भैया इसमें हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रोच है कि हमें जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट्स है इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, उस अप्रोच को बदल दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी पहले कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैटर्स जो हैं, जो डिटर्मिनेशन है वो होगा आर्म्स लेंथ प्राइस पे, इनकम टैक्स अपीलेट की वो फाइनल होगा और इसको हम जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये नहीं बात सही है, इसमें हम कुछ और बात करेंगे। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा है कि जो आपका आर्म्स लेंथ प्राइस है उसको हम रेलिवेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न के भी बाहर जाकर समझ सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के बाहर भी जाकर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स एक्ट के बाहर प्रोविज़न है और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के बाहर जाकर आपने ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है उसको डिसाइड किया है, तो ये बिल्कुल अनजस्ट होगा और यहाँ पर जो ट्राइबल का फैसला है वो फाइनल नहीं होगा, जुडिशियल स्क्रूटनी यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, ये होता क्या है, इनकम टैक्स की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये क्या है, तो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, 1941 में सेटअप हुआ था। यहाँ पर क्या है कि हम डीलिंग करते हैं, जो अपील होती है डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स से इसकी जो अपील होती है वो यहाँ पर डील करते हैं। ये ऑर्डर जो इसके साथ में ये जो ट्रिब्यूनल है ये जो ऑर्डर पास करते हैं वो बिल्कुल फाइनल होता है, उस पर अब कोई भी बातचीत नहीं हो पाती फिर, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, अब वो फाइनल होगा, उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग आखिर होता क्या है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस आखिर प्रिंसिपल आखिर ये है क्या, चलो समझते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो कि अलाउ करती है कि हम प्राइसेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज की, जो कि हमारी सब्सिडरीज जो है उनके बीच में एक्सचेंज हुआ है। अब समझो क्या है, देखो माजरा ये है कि एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसकी छोटी छोटी कंपनीज हैं, ठीक, ये बड़ी कंपनी, इसकी छोटी छोटी कंपनीज। अब ये यहाँ पर सामान जो है वो बन रहा है, अब ये सामान इसी से तो सामान लेकर बेच रहे हैं, यहाँ से सामान लेकर बेच रहे हैं, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ से सामान बना, ये सामान यहाँ जाकर बिका, तो ये कंपनी जब क्योंकि टैक्स बचाना है इसको, तो ये क्या कर सकती है, ये सामान कितने पैसे में बिका है, अब यहाँ से इस कंपनी ने, ये छोटी वाली कंपनी ने इससे सामान खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सिस्टम है, और इसको एक प्रिंसिपल के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता ये है कि ये कंपनी अपना टैक्स बचाती है, इसके लिए करती ये है कि अपना सामान जो है काफ़ी महंगा दिखाती है कि हमने ये महंगा सामान खरीदा है, महंगा सामान खरीदा है इसलिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं तो हम टैक्स नहीं देंगे, इस तरीके से ये दिखाती है। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये OECD मेंबर कंट्रीज़ ने एग्री किया है, ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस के तरह ये काम करता है, जो कि MNCs यूज़ करेंगी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। यहाँ पर बताया गया कि किसी भी कंपनी का जो प्राइस है, जो कंपनी प्राइस पे करती है गुड्स को परचेज करने के लिए अपनी रिलेटेड कंपनी से, वो सेम होना चाहिए 2 एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। बस तो जैसे हमने देखा था ना कि तीन ये जो कंपनीज़ हैं, तो ये तीनों ही सेम प्राइस पर खरीदेंगी इस बड़ी कंपनी से, इतना सा ही बस समझना, इसी को हम आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट्स, जिसको हम मिका बोलते हैं। नहीं, ये मिका पाजी नहीं है, ये कौन है, ये मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट क्या है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसने अभी मिका लेजिस्लेशन को पास किया है, जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसको हम रेगुलेट कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम लीगल सर्टेनिटी को इंश्योर करें, जो क्रिप्टो असेट्स हैं उसमें सपोर्ट करेंगे इनोवेशन को, फेयर कंपटीशन को, ठीक है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे। अब ये मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट ये क्या है, तो इसको फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशन कह सकते हैं, पूरी दुनिया भर में पहली ऐसी रेगुलेशंस हैं जो कि क्रिप्टो असेट जो हैं उसको ये सपोर्ट कर रही हैं, उसको ये रेगुलेट करते हुए नज़र आ रही हैं। ये डायरेक्टली अप्लाई होगा पूरे यूरोपियन यूनियन में, कोई भी नेशनल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, पूरी जितनी 27 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, वो सब में ये अप्लाई हो जाएगा। मिका रेगुलेशन जो ये फोकस करता है कुछ कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टो एसेट पर, जो कि अभी जो रेगुलेशंस है क्रिप्टो एसेट्स को लेकर उसमें ये नहीं कवर होते, जैसे कि
ये जो है, लेकिन ये एनएफटीज पर नहीं लागू होगा और आपके सीबीडीसीज पर भी ये लागू नहीं होगा। मीका जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट्स को डिस्टिंग्विश करता है, सब कैटेगराइजेशन करता है क्रिप्टो एसेट्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन है, एसेट रेफरेंस टोकन है या फिर यूटिलिटी टोकन है। तो ये जो है उनको डिफ्रेंशिएट भी करता है। मीका पार्ट है यूरोपियन कमीशन डिजिटल फाइनेंस स्ट्रेटजी का, जिसमें डीएलटी पायलट रिजीम और डिजिटल ऑपरेशनल रिजिलियंस एक्ट भी कवर होता है। अब बात करी जाए कि ये क्रिप्टो एसेट्स होती क्या हैं। भाई ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हर कोई अब तक जानता ही है क्रिप्टो एसेट्स क्या होती हैं, लेकिन फिर भी चलो जानते हैं। यह डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी वैल्यू की, किसी राइट की, जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है, स्टोर हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो कि यूज़ करती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स टेक्नोलॉजी को या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अब इसमें कौन कौन सी क्रिप्टो एसेट्स, जैसे कि स्टेबल कॉइन है, सिक्योरिटी टोकन्स हो सकते हैं, एसेट टोकन्स हो सकते हैं, यूटिलिटी टोकन्स हो सकते हैं या फिर एनएफटीज भी हो सकती हैं। अब क्या ज़रूरत थी कि हम ये क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन को कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं इन क्रिप्टो एसेट्स को, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी। भाई क्रिप्टो एसेट कौन बना रहा है, किसके पास कितनी है, कौन माइनिंग कर रहा है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स किया जाए। कंज्यूमर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके पास में कुछ तो रेगुलेशन हो जिसके ज़रिए वो खुद को बचा सके अगर उनके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है तो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है क्रिप्टो को हम रेगुलेट करें। इनोवेशन और फेयर कंपटीशन को सपोर्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उनको भी एड्रेस करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब है सीबीडीसी, जिससे जी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन अभी इसी साल आया है। तो ये डिजिटल फॉर्म है फिएट करेंसी का, ठीक है, जो कि हम जिसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ज़रिए, और ये रेगुलेट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो अभी इंडिया जो है अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो करेंसीज के लिए डेवलप कर रहा है, जिससे क्या होगा, अगर ये फ्रेमवर्क बन जाएगा तो इससे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर जो है रेगुलेटेड सेक्टर को भी रेगुलेट किया जा सकता है, इंडियन इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको भी हम रोक सकते हैं। 2022 में ओईसीडी ने एक क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अप्रूव किया था, जिसमें रिपोर्टिंग हो जाती थी, जितनी भी टैक्स इन्फॉर्मेशन होती थी क्रिप्टो एसेट की, वो उसकी रिपोर्टिंग होती थी। हेल्दी कंपटीशन को भी एनकरेज कर रहे हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की है कि हम क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करें, 2017 से कई बार कोशिश कर चुके हैं। 2017 में क्या था कि अगर आपके पास में क्रिप्टो एसेट है तो आपके पास में ये चीज़ इलीगल है, ठीक है, इलीगल कर दिया था। 2019 में ये जो बैन लगा था वो हटा दिया गया था। 2019 में आरबीआई ने कहा था कि अगर क्रिप्टो कॉइन है तो वो इलीगल है, ठीक है। 2017 में कहा कि वार्निंग दी थी सिर्फ कि जो आपके पास में अगर क्रिप्टो एसेट आप होल्ड करते हैं तो वो इलीगल होगा। 2019 में उन्होंने कह दिया कि अगर आप ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, माइन करते हैं क्रिप्टो कॉइन्स का तो वो इलीगल है और 10 लाख का फाइन लगेगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लगा दिया था इस पर, ठीक है। आरबीआई ने जो बैन लगाया है उसको नलीफाई करा। 2022 में 30% का टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो पर। 2022 में गवर्नमेंट ने एक पैनल भी बनाया है जो कि सीबीडीसीज के इशूइंग पॉसिबिलिटी देखेगा। 2023 में जितने ट्रांजेक्शन जो बचोर डिजिटल एसेट्स के हो रहे हैं वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आएंगे, ये भी बात हो गई है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते इसमें? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। करेंसी की डेफिनेशन को बदल सकते हैं, इसमें हम क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं, पीनल प्रोविजंस भी लगा सकते हैं। जब अगर कोई क्रिप्टो एसेट्स का मिसयूज़ करता है तो उसको पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? यूरोपियन यूनियन ने कंफर्म किए हैं 19 प्लेटफॉर्म के नाम, जो क्या हैं ऑनलाइन कंटेंट रूल्स के अंडर आएंगे अंडर द डिजिटल सर्विसेज एक्ट। अब कंटेंट रूल्स जो हैं इस एक्ट के अंडर, उसमें हम क्या एम रख रहे हैं कि हम जो रेगुलेटिंग करेंगे, जो बिग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके यूज़र कंटेंट को मॉडरेट कर देते हैं, उसको हम रेगुलेट कर सकें। जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, एप्पल, अमेजॉन है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिखाते हैं, तो इसको हम रेगुलेट करने के लिए लेकर आए हैं। डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है? ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है, ग्लोबली जो यूज़ होगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए लेकर आए
हैं। 2020 में ये जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है, ये डिजिटल मार्केट एक्ट के साथ में मिलकर प्रपोज किया था इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जिसमें हम इंश्योर करेंगे सेफ मोर फेयर डिजिटल स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गूगल है, अमेजॉन है, मेटा है, इनको ज़्यादा अफेक्ट हुआ था और इनको चाहिए था कि यूज़र कंसेंट लेनी पड़ेगी उनको अगर किसी का पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना है तो। अब ये जो यूरोपियन यूनियन का डीएसए है वो इंडियन लॉज जो हैं डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन के, उसके साथ में अगर हम कंपैरिजन देखें तो इंडिया के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसको हम आईटी रूल्स 2021 कह सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन के जो डीएसए हैं उन उससे सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ रिक्वायरमेंट थी, कंटेंट रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट थी, को रेगुलेटरी अप्रोच थी, तो इसके लिए दोनों में सेम सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्कोप की, तो हमारे इंडिया के जो रूल्स हैं वो सोशल मीडिया, इंटरमीडिएट्स, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सब पर अप्लाई होते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूड होते हैं, अप्लाई होते हैं, जैसे सोशल मीडिया, मार्केट प्लेसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इन सब पर जो है अप्लाई होते हैं। फिर है कंटेंट मॉडरेशन की बात करें तो इंडिया में क्या कहा गया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो हैं उनको एक ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर को जो है अपॉइंट करना होगा, जो कि कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। डीएसए में कहा गया है कि अलग अलग कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसकी बताई गई है रेंज, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिसमें कंटेंट मॉडरेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन होगी, डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट भी होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल गैस ग्रिड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बिहार का एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, ठीक है, जो कि बिहार को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करता है, वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, नेशनल गैस ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो ये 33,764 किलोमीटर की लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, जो कि सेंटर ने स्टार्ट की थी, जिससे कि जो मेजर हमारे सप्लाई डिमांड सेंटर्स हैं कंट्री में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अंडर जो आते हैं, उनको हम सबको कनेक्ट कर सकें। ग्रिड जो है अगर पूरी तरीके से इस्टाब्लिश हो जाएगी जब, तब क्या होगा, इससे इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी नेचुरल गैस की, जितने भी कंट्री के रीजन है सब जगह नेचुरल गैस जो है हमें मिल जाएगी, और इससे जो हम क्रूड ऑयल पर इतना ज़्यादा निर्भर हैं वो निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद में 21,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइंस है वो अभी इस टाइम पर ऑपरेशनल हैं। 13,500 किलोमीटर की जो पाइपलाइंस है वो अलग अलग स्टेज पर हैं, कंस्ट्रक्शन उनमें चल रहा है। अब एक नेचुरल गैस ग्रिड होनी क्यों चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, तो हमारी डिमांड बहुत बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको मीट करने के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल गैस ग्रिड होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट गोल कमिटमेंट जो है उसमें भी हमें चाहिए कि हम नेचुरल गैस का यूज़ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, इसलिए हम नेचुरल गैस का यूज़ करें। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस हम चाहते हैं, और हमें पता है कि क्रूड ऑयल अगर हम इंपोर्ट करते हैं 85% तक हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेक्स जो है वो चला जाता है। तो क्यों ना हम क्रूड ऑयल को कम से कम यूज़ करें, अपने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर लें, इससे हमारा जो फॉरेक्स है वो बचेगा और ट्रेड बैलेंस हमारा अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को हम इनक्रेज करते हैं कि वो भी क्या करें, कि ऐसे इन्वायरमेंट उनके लिए बन गया है जिससे कि बिजनेसेस उनके काफ़ी ईजी हो गए हैं और इसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल और अनइंटरप्टेड डिलीवरी मिल सके फ्यूल्स की, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा ना फ्यूल ही ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब ये जो हमारा PNGRB है ये क्या है, इसको भी समझते हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंडर, जो कि कंज्यूमर्स को ये प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ऐसे एंटिटीज़ जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्टिविटीज से में इंगेज्ड है तो उनको ये प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ओवरसी करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को, गैस एक्सचेंज जो है उसको भी ओवरसी करता है। ये अथॉरिटी है जो कि अथोराइजेशन देती है एंटिटीज़ को कि वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी डेवलप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये आता है।
दूसरे मेजर जिससे कि हम नेचुरल गैस ग्रिड को डेवलप कर पाएँ तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट 2016 में आया था। इसमें एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि अनइंटरप्टेड कुकिंग गैस जो है वो हाउस होल्ड्स तक मिल सके यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में। पहले इसको हम जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बोलते थे। ठीक है, 2655 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो कि ईस्टर्न स्टेट्स को नेचुरल गैस ग्रिड से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड 2020। ये 1656 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जिसका एम है कि ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेटवर्क जो है ये करंटली 400 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। इतनी देर से चर्चा हो रही है तो उस गैस की भी बात ही कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस एक मिक्सचर है गैसेस का जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मीथेन के, नाइट्रोजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के। नेचुरल गैस रिजर्व जो है ये डीप इनसाइड द अर्थ मिलती हैं। सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, इनकी बेड पर ये मिलती है नेचुरल गैस। इसको प्योर फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको प्रोसेस करना ज़रूरी है। प्रोसेस करके इसको क्लीनर फ्यूल बनाया जाता है। ये फीड स्टॉक की तरह भी यूज़ हो सकती है फर्टिलाइज़र में, या फिर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी फ्यूल के तरीके से यूज़ हो सकती है, कुकिंग में भी यूज़ हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ हो सकती है। हमारा टारगेट है कि नेचुरल गैस का जो शेयर है प्राइमरी एनर्जी मिक्स में वो हमें बढ़ाना है। अभी 6.5% है जिसको हम 15% तक ले जाना चाहते हैं 2030 तक। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं ये नेशनल गैस ग्रिड के? तो यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ पाइपलाइंस जो है वो अभी ज़्यादा नहीं है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है सिर्फ 20% ही हम कर पाए हैं। फिर फंक्शनिंग जो है पीएनजीआरबी की वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पा रही है। उसके बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में देर हो रही है। कवरेज जो है ये पीएनजी का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और रिड्यूस रोल ऑफ स्टेट्स है। क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, डिप्लोमेटिक पुश करें, फिर हम क्राइटेरिया लेकर आएँ कि हम किस तरीके से कवर करना है, कोऑर्डिनेशन अच्छा कर रखें और इंश्योर करें कि अवेलेबल रहना चाहिए ये गैस। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ टॉपिक नंबर 8, एक्वाकल्चर सेक्टर। अच्छा, एक्वाकल्चर सेक्टर क्या है, क्यों न्यूज़ में है, चलो जानते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने अभी इंट्रोड्यूस किया है एक नया बिल, नाम है जिसका कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिल जो है ये कुछ प्रोविजंस जो हैं इसमें उनको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे 2005 का हमारा जो एक्ट है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005, उसमें कुछ उसके प्रोविज़न को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पहले उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था, उनको ये डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम ये बिल लेकर आए हैं। अच्छा, इसको जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमारी इंडिया की फिशरी सेक्टर कैसा है। तो इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर हम आते हैं। ठीक है, सेकंड है हम एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन में, थर्ड है हम ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में, फोर्थ है हम एक्सपोर्ट के मामले में फिशेस का। ठीक है, 2005 का जो एक्ट है वो इस्टेब्लिश करता है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी को, जो कि रेगुलेट करेंगे कोस्टल एक्वाकल्चर के लिए। इसका एम है कि जो डूइंग बिजनेस है, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स का वो होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग को हमें बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी क्या है। तो इसकी हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 के अंडर आती है और ये किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर। ऑब्जेक्टिव इसका है कि कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। 11 मेंबर्स इसमें होते हैं जिसमें एक चेयरपर्सन भी होते हैं जो कि किसी हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ बिल, अभी हमारा जो नया बिल आया है उसमें कई डेफिनेशंस की बात करें, जैसे एक्वाकल्चर, इसका मतलब है कि हम ब्रीड कर रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं फिशेस को, शेल फिशेस को, एल्गी को या फिर दूसरी ऑर्गेनिजम्स को, कहाँ पर? जितने भी तरीके के पानी के एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो पॉन्ड हो, लेक हो, ओशन हो, सी हो, सब जगह ये कवर होगा। कोस्टल एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोस्टल एक्वाकल्चर जो है उसमें बताया गया है कि कोस्टल एक्वाकल्चर का मतलब है कि रेयरिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी भी फिश को, ठीक है, क्रेस्टेशियन को, मॉलस्क को, फिन फिश को, सी वीड को या फिर किसी एक्वेटिक लाइफ को कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, सलाइन और ब्रैकिश वाटर में, तो इसको हम कोस्टल एक्वाकल्चर बोलेंगे। इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर नहीं आता है।
अच्छा, स्कोप की बात करें तो ये जो है बियॉन्ड कोस्टल एक्वाकल्चर फार्म्स जो आपका रहता है, वर्टिकल एक्टिविटीज जो कोस्टल एक्वाकल्चर में होती है वो सब इसमें कवर्ड होंगी। एलाइड कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ का भी रेगुलेशन इसी के अंडर होगा। अब जो है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है, जो हमारे 2005 में बनी थी, उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने अभी सजेस्ट किए हैं। जैसे कंपोजिशन की बात करें तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव इसका मेंबर बनना चाहिए, ऐसा कहा गया। स्कोप को बढ़ा दिया गया, कोई फैसिलिटी जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड है वो रेगुलेट होगी इसी बॉडी के अंडर। एक्सपेंडेड फंक्शंस की बात करें तो अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करेगी कोस्टल एक्वाकल्चर इनपुट्स को, मॉनिटर करेगी एक्वाकल्चर यूनिट्स को और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फिक्स करेगी। डीक्रिमिनलाइजेशन, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट प्रोविजंस थे कि अगर आप क्या करते हैं कि कुछ आपके एक्ट में कुछ प्रोविजंस है, अगर आप उनको आप रिफ्यूज़ करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उन प्रोविजंस को नहीं मानते हैं, उनके अगेंस्ट में काम करते हैं, तो पहले उसमें जेल होती थी, अब उसमें फ़ाइन लगेगा। ठीक है। एडजुडिकेशन एंड अपील्स की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज़ कर सकती है किसी भी ऑफिसर को जो कि अंडर सेक्रेटरी लेवल ना हो कि वो पेनाल्टीज़ को एडजुडिकेट कर पाए। एक्वाकल्चर की सिग्निफिकेंस की बात करें तो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में एक्वाकल्चर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। लगभग 58.5 मिलियन लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं इसी प्राइमरी फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज भी हमें यहाँ से मिलती है क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं फिशरीज़ और मरीन प्रोडक्ट्स का। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड हैं, जैसे कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 100% FDI भी अलाउड है हमारे एक्वाकल्चर में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन एक्वाकल्चर बिल्कुल फ्री नहीं है किसी भी इशू से, नहीं, यहाँ पर भी कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, फिश फार्म्स जो हैं वो लोकल हैबिटेट्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन होता है, नॉन नेटिव स्पीसीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं। वे फॉरवर्ड भी क्या हो सकता है, तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की ज़रूरत है। स्मॉल स्केल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करो, ग्लोबल फिशरीज़ को मैनेज करो और आपका टेक्निकल इनोवेशन की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीटेक। अब ये एग्रीटेक क्यों है न्यूज़ में, तो अभी जो अटल इनोवेशन मिशन है, नीति आयोग है और आपका UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इन सब ने मिलकर एक वाइट पेपर को लॉन्च किया है जिसमें बताया गया है कि हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं एग्रीटेक इनोवेशन में। अब इंडिया का अगर एग्रीटेक सेक्टर हम देखें तो एग्रीटेक का मतलब है कि हम इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज़ करें, इसको हम एग्रीटेक बोलते हैं। एग्रीटेक को हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री और विटीकल्चर में, जिसमें बात की गई है कि 1% एग्रीटेक जो है वो उसका पेनिट्रेशन इंडिया में हुआ है। 40% कंट्रीब्यूशन हमारा आता है US, ब्राज़ील, चाइना से। टेक्नोलॉजीज़ के अप्लाई करें अगर हम, तो फार्म मैकेनाइजेशन में हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन्स का, जैसे कि रोबोट्स का। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI है, रिमोट सेंसिंग है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन है, इसका यूज़ किया जा सकता है। बिग बायोफोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीटेक में इंडिया ने क्या क्या किया है, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम जो है वो हमने लॉन्च की है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म को लॉन्च किया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को हम प्रमोट करते हैं। DBT सेंट्रल एग्री पोर्टल भी बनाया है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो एग्रीटेक है इसकी क्या नीड हमें पड़ गई, क्यों एग्रीटेक की ज़रूरत थी, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंटेड जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम अब स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। मिडल मैन जो हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उन सबको हटाना चाहते हैं, जिससे कि फार्मर जो है वो उसको उसका मेहनत का फल मिल सके। एड्रेस करते हैं फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 में इंडिया जो है वो 2 to 8 मिलियन पुअर पॉपुलेशन जो है इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर इंडिया में है। ठीक है, तो हम एग्रीटेक कंपनी जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को।
इससे फूड सिक्योरिटी हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की हम बात करें तो वो इम्प्रूव होगी और वो बढ़ जाएगी। बायोटेक है, नैनोटेक है, इसका यूज़ करके हम ये भी काम कर पाएंगे। एड्रेस कर पाएंगे हम जो चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर है उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं। जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट है, ट्रेसेबिलिटी, इसको हम बढ़ाएंगे और ये जब बढ़ेगी तो एग्रीटेक की ज़रूरत होगी। सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए एग्रीटेक की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एसेसेबल ये बन गई है तो एग्रीटेक का यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन एग्रीटेक यूटिलाइजेशन जो है इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अफोर्डेबल नहीं है ये, ठीक है। इसमें हैवी अमाउंट ऑफ पैसा लगता है, जितना पैसा लोगों के पास में होता नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर है फार्म रिलेटेड डेटा नहीं इतना अवेलेबल होता है, इतना ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी लोगों के बीच में नहीं है। कस्टमर एक्विजिशन जो है वो बहुत हाई कॉस्ट का रखता है और सप्लाई चेन भी इनफिशिएंट है। कुछ हम कर नहीं सकते क्या? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, पब्लिक डेटा को एक्सेस कराओ, लाइसेंसिंग रिजीम्स जो है उसको डिजिटाइज करा दो, स्टेट स्पेसिफिक एग्रीटेक पॉलिसीज़ प्रोवाइड करो और इस्टेब्लिशमेंट कर देंगे हम फैसिलिटेशन सेंटर्स का। अब बात करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स की। तो कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे कि सबसे पहली है डायरेक्ट टैक्स स्टैटिस्टिक्स। डायरेक्ट टैक्स स्टैटिस्टिक्स को रिलीज़ किसने किया है? इसको रिलीज़ कौन करेगा भाई? जो डायरेक्ट टैक्स की बॉडी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे कलेक्शन हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 121% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है 2013 से अगर हम कंपेयर करें 2021 का, तो ठीक है। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ा है, 5.62% जो था वो 2013 में था और 2021 में बात करें तो 5.97% का रेशियो बढ़ा है। फिर डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी जो है वो 2.52 थी, वो हाईएस्ट है पिछले 15 सालों से अगर हम कंपेयर करें तो। टैक्स बॉयंसी का मतलब होता है कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स जो है उसका रिस्पॉन्सिवनेस से हम देखते हैं कि नेशनल इनकम से में जो चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कितनी मिली, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स अपॉन क्या कर सकते हैं कि नेशनल जो इनकम है उसमें कितना चेंज हो रहा है, इसको हम टैक्स बॉयंसी बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा होती है तो मतलब टैक्स रेवेन्यू जो है वो फास्टर रेट से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग जिसको हम बॉक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस इशू किए हैं कुछ डब्बा ट्रेडिंग, जो ऐसी कुछ एंटिटीज़ थी जो डब्बा ट्रेडिंग कर रही थी, उनके नाम जो है उनको कुछ नोटिफिकेशन कुछ नोटिस दिए हैं। किसने? हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब होता है कि इनफॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के बाहर। ट्रेडर्स जो है बेट करते हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे बिना किसी रियल ट्रांजैक्शन को करे हुए, ठीक है। अब क्योंकि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड होता नहीं है इनकम और गेन का, तो यहाँ पर जो डब्बा ट्रेडर्स हैं वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते और इसको एक ऑफेंस माना जाता है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर। नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का रिलीज़ कर दिया है और ये अवेलेबल करा दिया है 1.59 लाख पोस्ट ऑफिसेस जो हैं और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो गए हैं। ये 2023 का जो हमारा यूनियन बजट आया था उसमें ये स्कीम लॉन्च हुई थी, उसमें अनाउंसमेंट हुआ था जिससे कि वीमेन को एम्पावर कर सकें, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका हो सके। अब इस स्कीम की अगर हम की फीचर्स की बात करें तो 2 साल का टेन्योर है और 7.5% का इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कंपाउंड होगा। यहाँ पर जो है अकाउंट होल्डर जो होंगे वो विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम 40% जो बैलेंस है वो अगर 1 साल हो जाती है, 1 साल के बाद में 40% अपना बैलेंस विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर उनको कोई ज़रूरत होती है तो। मिनिमम अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो? तो 1000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में 100 के मल्टीपल्स में हम यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे सिटीजन जो हैं वो रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा सेव भी करें। इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, किसान विकास पत्र, जो आपका PPF है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और जो मनी रेज होता है इन स्कीम से वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाता है। फॉर्मूला कि भैया किस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा वो श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था। तो
तो ये कमेटी का नाम भी आपको याद रखना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, नेशनल सेविंग्स प्रमोट होती है और गारंटीड रिटर्न भी हमें कुछ ना कुछ मिलता है, रिस्क भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ग्रीन डिपॉजिट्स। तो आरबीआई ने फ्रेमवर्क इशू किया है कि ग्रीन डिपॉजिट्स को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ग्रीन डिपॉजिट का मतलब है कि इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट होगा जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं वो रिसीव करेंगी फिक्स पीरियड के लिए, और जो प्रोसीड्स आएगा उसको हम ग्रीन फाइनेंस में यूज़ करेंगे। अगर हम इसकी कुछ की हाइलाइट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिसमें आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक्स इंक्लूडेड नहीं होंगी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। जितने डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ग्रीन डिपॉजिट जो है वो इंडियन रुपी में ही होना चाहिए। सेक्टर्स प्रोजेक्ट्स जो भी इंक्लूड होंगे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर हो सकते हैं, एनर्जी इफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट जिसमें क्या हो रहा है कि न्यू या फिर एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, वो प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। न्यूक्लियर पावर जनरेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 25 मेगावाट से ज़्यादा के हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, एक टर्म है ग्रीन वॉशिंग, वो भी समझ लो। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वो ग्रीन है, उसमें कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो रहा, बट अगर हम एक्चुअल बात देखें तो वहाँ पर इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। अच्छा, ये फ्रेमवर्क है, इसका पर्पस देखें तो इंटरेस्ट जो है डिपॉजिटर्स का, उसको हम डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं। ग्रीन डिपॉजिट जो है वो कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं, कस्टमर्स की हेल्प करना चाहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को पूरा हो सके, क्रेडिट जो है ग्रीन एक्टिविटीज़ में वो चलता रहे, और ग्रीन वॉशिंग कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है। नेक्स्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एनविट्स जो है ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी साल पूछा भी गया था ये। तो हमारा जो एनएसई है और सब्सिडियरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएसई है, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रीट्स और इन्वेट इंडेक्स, जो कि रीट्स और इन्वेट्स का क्या परफॉर्मेंस है उसको ये ट्रैक करता हुआ नज़र आएगा। रीट्स वो लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं जो कि ओन करती हैं, ऑपरेट करती हैं और मैनेज करती हैं बिल्डिंग्स को, प्रॉपर्टीज़ को, इनकम को जनरेट करने के लिए। इन्वेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम है जैसे म्यूचुअल फंड्स, जो कि अलाउ करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को इंडिविजुअल्स से या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। बेनिफिट्स क्या हैं रीट्स के और इन्वेट्स के, तो इनेबल करती हैं डेवलपर्स को कि वो मोनेटाइज करें अपना रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट, ठीक है, एसेट्स जो हैं, और अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एसेट्स में उनको खरीदे बिना ही। नेक्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग्स जो है ये निकालती है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट, ठीक है, जो कि मेजर करती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 82 कंट्रीज़ में ये देखती है, 91 इंडिकेटर्स इसमें होते हैं, और जिसको टॉप किया है सिंगापुर ने। इंडिया की रैंकिंग भी 6 स्पॉट से इम्प्रूव हुई है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारा काम किया है। नेक्स्ट है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में ड्राइव इंडिया डिजिटल कंजम्पशन टू $320 to $340 बिलियन। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ओपन नेटवर्क जो है डिजिटल कॉमर्स का, इससे इंडियन डिजिटल कंजम्पशन जो है वो 320 से $340 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया। इसको लॉन्च किया है ओएनडीसी ने मैकिन्जे एंड कंपनी के साथ में मिलकर, जो कि हाईलाइट करते हैं कि ओएनडीसी जो है वो फैसिलिटेट करेगा इंडिया को कि वो 500 मिलियन डिजिटली ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स तक पहुंच सकता है 2030 तक, ठीक है। कंफर्ट जो है ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं है बिजनेस टू बिजनेस सेलर्स का, हाई सप्लाई चेन कॉस्ट थी, जिसकी ये कुछ चैलेंजेस थे इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम में, और जिसको सॉल्व करने की अभी कोशिश की जा रही है। ओएनडीसी जो है वो उसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिससे कि डिजिटल मोनोपोलीज को कंट्रोल किया जाए। ये ओपन नेटवर्क को प्रमोट करता है हर एस्पेक्ट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, ठीक है। इंटीग्रेट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को। ओएनडीसी के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है। ओएनडीसी जो है इसको ज़रूरत नहीं होती कि ये सेम प्लेटफॉर्म को बायर और सेलर जो है वो यूज़ करिए, ये नहीं कहता है।
अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, प्रोडक्ट और कल्चर जो है लोकल कल्चर उसको प्रमोट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है स्मॉल बिजनेस और आर्टिशंस के लिए, इक्विटेबल एंड फेयर ट्रीटमेंट देता है जितने भी स्टेक होल्डर सबके लिए, और ये डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को ग्रोथ करता है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड है, उन्होंने एनओसीएस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि रिकॉन्सिलेशन और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो भी ट्रांजेक्शन ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए हो रहे हैं उनको। अब एनओसीएस की अगर हम बात करते हैं तो इसको डेवलप किया है आरबीआई की गाइडेंस के अंडर, जिससे कि स्मूथ सिक्योर टाइमली ट्रांसफ़र हो सके फंड्स का। ये बैंक्स, फिनटेक और कमर्शियल प्लेयर्स को इंटीग्रेट भी करेगा। अब है उड़ान, ठीक है, उड़ान 5.0। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान 5.0 को लॉन्च किया है। आरसीएस उड़ान जो ये मार्केट ड्रीवन स्कीम है जिसका एम है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को हम और ज़्यादा बढ़ाएं। ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है, अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और एयर ट्रेवल जो है उसको हम ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएंगे। इसको फॉर्मुलेट किया गया है जो हमारी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी 2016 की, उसके रिव्यू के बाद में। की फीचर्स इसके क्या हैं तो फोकस किया गया है कैटेगरी 2 पे एंड कैटेगरी 3 पर, मतलब 20 से 80 सीट तक का जो रहता है कैटेगरी 2 और 80 सीट से ज़्यादा वाला होता है कैटेगरी 3, ठीक है। यहाँ पर 600 किलोमीटर तक की जो लेंथ कैप थी वो हटा दी गई है। अभी कोई प्री डिटरमाइंड रूट्स नहीं है, ठीक है। वायबल गैप फंडिंग जो है वो 600 किलोमीटर से 5 बढ़ा दी गई है, पहले 500 किलोमीटर थी अब 600 किलोमीटर हो गई है। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और मार्केट रेस्पॉन्स को देखते हुए कई सारे मॉडिफिकेशंस उड़ान में किए हैं। उड़ान 2 में हमने हिली एरियाज़ पर फोकस किया था, नॉर्थ ईस्ट में फोकस किया था, आइलैंड पर फोकस किया था। उड़ान 3 में हमने टूरिज्म रूट्स को भी इंक्लूड किया। उड़ान 4 में हमने वीजीएफ सपोर्ट देना शुरू किया था। लाइफलाइन उड़ान में हमने मेडिकल कार्गो दिया था। कृषि उड़ान में हमने एग्रीकल्चर में बात की थी। इंटरनेशनल उड़ान में हमने क्या किया है, गुवाहाटी और इम्फाल की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। उड़ान के की फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर लिमिटेड है, वीजीएफ के जरिए यहाँ पर फंडिंग होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर कैप्ड एयरफेज हैं, ज़्यादा से बहुत कम पैसों में यहाँ पर आप ईयर बाय ईयर कहीं पर ट्रैवल कर पाएंगे। नेक्स्ट है कोची वाटर मेट्रो। अभी क्या हुआ, इंडिया की फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो जो है कोची वाटर मेट्रो, इसको इनाग्रेट किया है हमारे पीएम ने। कोची वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि अलग अलग कोची के सिटी के पार्ट को कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका एम है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है कोची में उसको हम कम कर सकें और इको फ्रेंडली मीन्स जो है ट्रांसपोर्टेशन के उसको हम प्रमोट कर सकें। प्रोजेक्ट जो है इसको फंडिंग मिली है केरला गवर्नमेंट से और एक लोन भी मिला है KfW से जो कि जर्मन स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक है। और ये जो KWM बोट्स हैं इसको कोचिन शिपयार्ड ने बिल्ड किया है। इनोवेटिव बोट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ है जिसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज का यूज़ हुआ है जो कि 15 मिनट में ही चार्ज हो जाती हैं। लास्ट ईयर कोची वाटर्स मेट्रो ने प्रेस्टीजियस गुजीज अवार्ड जो फ्रांस का है उसको भी जीता था क्योंकि ये बेस्ट कॉमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड थी। अच्छा, और दूसरे अगर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो रोरो इज़ व्हाट, रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस जो है ये व्हीकल्स एंड पैसेंजर की वाटरवेज के अक्रॉस मूवमेंट के लिए बनाई गई हैं। ये सर्विसेज अलग अलग लोकेशन पे हमें मिल जाएंगी, मुंबई, गोवा, केरला, ब्रह्मपुत्र रिवर जो आसाम में है वहाँ पर हमें ये सर्विस मिल जाएगी। नेक्स्ट है रोपैक्स, दैट इज़ रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस जो है मुंबई और मांडवा के बीच में हमें मिल जाएगी। रिवर क्रूज सर्विस जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास जो है अभी ये इनॉग्रेट हुई थी, क्रूज टूरिज्म को ये प्रमोट कर रही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है 38 तक। 2018 में 44 थी, अब हमारी जो रैंक है वो 38 है। कहाँ पर, वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मतलब इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया गया है सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से हमारी जो ये रैंक है वो इम्प्रूव हुई है। टॉप तो सिंगापुर ने ही इसमें किया है। नेक्स्ट है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है PTPNER स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं उनको बेनिफिट करेगी। ट्राइबल क्राफ्ट्समैन को ये हेल्प करेगी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो ट्राइबल आर्टिशंस हैं उनको क्या करेगी, उनका इम्पैनलमेंट करेगी थ्रू दी ट्राइबल आर्टिशन मेलास। इसकी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइवलीहुड ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका इम्प्रूव होगा, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी प्रोक्योरमेंट में, और लॉजिस्टिक्स एंड मार्केट्स की में भी उनको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है डकार डिक्लेरेशन। तो डकार डिक्लेरेशन ने अभी 21 अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको डकार डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है जो कि इम्प्लीमेंट करेगा ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी। तो डकार डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद द रोड सेफ्टी। आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है ज़रूर से। ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्ट करेगा जो डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 टू 2030 है, इसको इम्प्लीमेंट करने में ये हेल्प करेगा। ये एक एम्बिशियस टारगेट रखता है कि हम जितने भी रोड ट्रैफिक से जो डेथ होती हैं 2030 तक जो डेथ होती हैं उसको आधा कर देंगे, 50% कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 को, ठीक है। इसका एम है कि हम इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में अगले आने वाले 25 सालों में। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को हम ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अभी 11 बिलियन तक का टारगेट है और इसको हम बढ़ा रहे हैं, 50 बिलियन टारगेट कर देंगे 2030 तक। फैसिलिटेट करेंगे एक ऑर्डरली ग्रोथ हो सके मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में, जिससे कि पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स हम मीट कर पाएँ। सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिसी की कि हम फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए तैयार रहना चाहते हैं, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम करेंगे। साइलेंट फीचर्स क्या है? तो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर जो है एक सनराइज सेक्टर है, इसमें 6 ब्रॉड एरियाज जो हैं वो कवर होंगे। एक है रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइन, तो यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएंगे लाइसेंसिंग के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड्स के रोल जो है उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास हम बनाएंगे। लार्ज मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाएंगे जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक जोन है उसके प्रॉक्सिमिटी में ये बनेगी। फैसिलिटेटिंग करेंगे R&D एंड इनोवेशन को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो है उनको हम जो है सेटअप करेंगे जिससे कि रिसर्च और ज़्यादा हम कर सकें। इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, वेंचर कैपिटल फंडिंग से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। फिर ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट करा जाएगा, लिवरेज किया जाएगा जो अवेलेबल रिसोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, और डेवलप करेंगे पार्टनरशिप्स को फॉरेन एकेडमिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए। फिर ब्रांड करेंगे, ब्रांड पोजिशनिंग और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में। एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई जा रही है और ये जिससे कि और हम बेस्ट ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे हम लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट है साथी पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने इस साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। साथी जो है इसको हम बोल सकते हैं सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल। ये मोबाइल ऐप भी है जो कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है सीड को ट्रेस करने के लिए, ऑथेंटिकेट कराने के लिए और इन्वेंट्री के लिए, जो कि सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी, सीड आइडेंटिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जितने चैलेंजेस हैं उनके साथ में डील करता हुआ नजर आएगा। सीड ऑथेंटिसिटी जो है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं QR कोड सिस्टम के जरिए। पोर्टल को डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में कोलैब करके, और थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। इसमें 7 वर्टिकल्स होंगे सीड चेन के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीड सर्टिफिकेशन, सीड लाइसेंसिंग, सीड कैटलॉग, डीलर टू फार्मर सेल्स, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड सीड DVT। सीड सर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है और अवेलेबल कराया जाएगा पब्लिक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स के लिए, कि पब्लिक को हाई क्वालिटी के सीड्स मिले। इंडिया में जो सीड सर्टिफिकेशन का लीगल स्टेटस है वो इनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966 के जरिए दिया गया है। सीड सर्टिफिकेशन कराना वॉलंटरी है लेकिन उसकी लेबलिंग कंपलसरी है। इंडिया जो है उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश किया है अंडर दी PPV&FR एक्ट 2001, जिससे कि क्वालिटी सीड्स अवेलेबल रहें और प्लांटिंग मटेरियल फार्मर को हमेशा अवेलेबल रहे।
इश्यूज़ क्या होते हैं सीट सर्टिफिकेशन से, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि कितनी डिमांड होगी सीट्स की कि नहीं होगी, इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग इनकी होती नहीं है और एक्सेस भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको हम महाऋषि बोल रहे हैं। तो अभी G20 की मीटिंग हुई एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानट की, जिसमें महाऋषि के लॉन्च को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। इसका सेक्रेटेरिएट है वो IIMR हैदराबाद में होगा। फोकस होगा कि हम रिसर्च और अवेयरनेस करेंगे एग्रो बायोडाइवर्सिटी पर, फूड सिक्योरिटी पर और न्यूट्रिशन पर, क्योंकि हमारा जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो इस पर हम फोकस करेंगे। मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं, सुपर फूड्स बोलते हैं, जो कि मार्जिनल लैंड ड्राई एरियाज़ में भी ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट है मिड डे मील पल्सेस। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टेट से कहा है कि वो पल्सेस को प्रोक्योर करें। प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग जो स्कीम है मिड डे मील, जो PM पोषण स्कीम है, इसके लिए जो पल्सेस है वो नाफेड से ली जाएं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बफर स्टॉक को मेंटेन करती है पल्सेस के थ्रू नाफेड। सेंटर ने कहा है कि इससे बेनिफिट होगा इकोनॉमी ऑफ स्केल का, और सब्सिडाइज रेट पर जो आपके पल्सेस हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन अर्लियर डिटेल्ड गाइडेंस इशू करी गई थी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए 2022 में, जिसमें दालें जो है नाफेड से खरीदनी है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। 2022 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिर्फ पैक्ड दाल और सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ऑयल है वो एगमार्क क्वालिटी का खरीदना है, ये लिखा था, ये बताया गया था। दूसरा बताया था कि कोई भी खुला इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं खरीदा जाएगा। 2019 के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो दालों को खरीद सकती हैं अपनी लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग मिड डे मील के लिए सेंटर्स के बफर स्टॉक से, जो सरकार ने बनाया है। नाफेड क्या है? ये नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल लेवल फार्मर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रमोट करता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग को और ये स्टेबलाइज करता है प्राइसेस को। PM पोषण की बात करें तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसको हम PM पोषण बोल रहे हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको पहले मिड डे मील स्कीम भी बोलते थे। ये इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। ऑब्जेक्टिव हमारे दो थे, एक तो हम इनरोलमेंट, रिटेंशन और टेंशन जो बच्चों की थी वो बढ़ाना चाहते थे, दूसरा उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी उसको भी पूरा करना चाहते थे, जिसमें 1 हॉट कुक्ड मील मिलती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। 2021 से 25 तक ये अब चलेगी। इसी के साथ में हमारा इतना लंबा सा जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था इकोनॉमी का, वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे आप, और इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ होगा। अगर ये सब भी हुआ है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप खुद को और ज़्यादा अपडेट कर पाएँ।